घनश्याम जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू सोनिया की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। सोनिया थी कि अनवरत बोलती ही जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से घनश्याम जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। दर्द से बेहाल थे वो। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव ना था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी और कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकलवाया जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे खुद कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। घनश्याम जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू सोनिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी कर लो इनके लिए, इनके नखरे खत्म नहीं होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ है और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। घनश्याम जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त विवेकानंद के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वो बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। घनश्याम जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययता क्या होती है, ये घनश्याम जी ने पत्नी से ही सीखा था। इसीलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वे हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। घनश्याम जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो घनश्याम जी ने हिम्मत करके मकान के 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब घनश्याम जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुँह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ़ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती हैं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक कुशल और मेहनती महिला थी, जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारे दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थी। घनश्याम जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर घनश्याम जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया
और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। घनश्याम जी के तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होने को कौन टाल सकता है। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे की बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले घनश्याम जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज़ सुनाई दी। कौतूहलवश में वे चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रही है। तकलीफ़ तो सबको ही हो गई थी, पर कोई चारा ना था। अब घनश्याम जी 3 हिस्सों में बँट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे महीने और फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज ये सोचकर नहीं कराया जाता था कि जब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज घनश्याम जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म, कुछ नरम खाने का था। उन्होंने अपनी मछली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और अलका का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सोचना नहीं है। सारे दिन जीभ लपलपाती है, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद मोना छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और घनश्याम जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सब ज्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। एक तो बहू की जहालत, ऊपर से इतना तिरस्कार। आंखें आंसुओं से भर गई और वे अपने दोस्त विवेकानंद जी के घर चल दिए। विवेकानंद जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। विवेकानंद जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की कमी है तुझे? मकान अभी तुम्हारे नाम पर है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर घनश्याम जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किसके लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। विवेकानंद से सलाह मशवरा करके घनश्याम जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। किसी ने नहीं देखा कि पिताजी भूखे सोए हैं। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। घनश्याम जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं।
घनश्याम जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर विवेकानंद जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी सारी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वो वापस आ गए। 20 दिन के बाद जब बेटे बहुए प्रसन्नचित्त घर लौटे तो मकान पर ताला लगा देखकर सबके त्योरियां चढ़ गई। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद हो गई, आज तो लापरवाही की। पता था कि हम आ जा रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उसके गुस्से के कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहने था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अनिल व सुनील विवेकानंद के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वे कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि ये एक भद्दा मजाक है तो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास विवेकानंद जी का फ़ोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतज़ार सबको भारी पड़ रहा था। विवेकानंद जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों के ज़ुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। विवेकानंद जी के अनुसार घनश्याम जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक घर ले लिया है और वो वहाँ पर रह रहे हैं और अब वो वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर विवेकानंद जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और रोहन कहकर किसी को आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही 10 से 11 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। घनश्याम जी ने सबके नज़रों को नज़रअंदाज किया और रोहन को 6 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच घनश्याम जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में रोहन एक ट्रे में 6 प्लेट हलवा लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी हलवे की प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर घनश्याम जी ने कमान अपने में हाथों में ले ली और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेले तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांधे रखा था, पर तुम 6 लोगों ने अपने एक बाप को ही किश्तों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छे से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए
किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता था, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है, ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते घनश्याम जी का गला रौंद गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। घनश्याम जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है। 10 लाख के घाटे से बेचा है ये मकान, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम में फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर ही उन्हें मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 15 लाख रुपए दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद ये घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ बच्चा है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख रुपए मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा और मेरी पेंशन से मेरा रोहन का खर्च निकल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहे वैसे रहो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये सब कहकर घनश्याम जी चुप हो गए और आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रही थी कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करे, और सामने पड़े हलवे की प्लेट को देखकर अलका सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।